देखिए, इस पार्टिकुलर टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि पब्लिक नोटिस अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट इज नॉट मैंडेटरी। और ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है रिसेंटली। काफी न्यूज में है और बहुत सारे जो लॉ के जानकार हैं, जुरिस्ट हैं, वो अलग अलग तरीके की बात इस पे कर रहे हैं। आज हम इस पे बहुत ही संक्षेप में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये स्पेशल मैरिज एक्ट है क्या और ये नोटिस की बात ही क्या है, क्या जरूरत पड़ गया, आखिर क्यों न्यूज न्यूज में है, इसका क्या कारण है। तो चलिए हम पहले एक-एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको बताऊँगा कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है क्या? जिस तरीके से जब हम शादी की बात करते हैं हिंदू में, तो हिंदू मैरिज एक्ट आता है, एचएमए आता है। यदि हम मुस्लिम में बात करते हैं, तो निकाहनामा और निकाह का अलग-अलग तरीका है, तो उसपे जो है मैरिज किया जाता है। और हिंदू लॉ में ये कहा जाता है कि 2 हिंदू का ही शादी वहाँ हो सकता है। मुस्लिम लॉ में भी कुछ इसी तरीके का प्रोविज़न है कि 2 मुस्लिम का ही शादी हो सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक मुस्लिम हो और दूसरा हिंदू हो और वो शादी करना चाहे, या फिर किसी दूसरे धर्म के 2 अलग-अलग धर्म के यदि पर्सन हैं, कपल हैं और वो यदि शादी करना चाहें, तो फिर उनके लिए क्या प्रोविज़न है? क्या हमारे पास कोई ऐसा लॉ है जो उनको ये इजाज़त देता हो कि हाँ जी, आप कर दीजिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलिजन? कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस समुदाय से हैं, किस रिलिजन से हैं, किस मज़हब से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ, ऐसा हमारे पास लेजिस्लेशन है और उसी लेजिस्लेशन का जो नाम है, वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। नाम से ही पता चलता है कि ये स्पेशल मैरिज है, एक अलग तरीके का मैरिज एक्ट है और इसको माननीय पार्लियामेंट ने 1954 में मंजूरी दी थी। और इस पार्टिकुलर एक्ट के बैकग्राउंड की बात तो मैंने कर दी है कि इस तरीके से शादी कर सकते हैं दूसरे मजहब के लोग। तो बड़े संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा। यदि हम सेक्शन 5 देखते हैं इस पार्टिकुलर प्रोविजन जो मैं इस एक्ट का है, सेक्शन 5, तो कहता है कि इट इनेबल्स इंटरफेथ मैरिज। द कपल हैज टू गिव नोटिस टू द मैरिज ऑफिसर एमओ 30 डेज, 30 दिन के पहले इनको नोटिस देना होता है। जैसे होता क्या है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जैसे मान के चलो कि 2 व्यक्ति हैं, एक ए है, दूसरा बी है, दोनों को शादी करना, दोनों अलग-अलग मज़हब के हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये 30 दिन पहले क्या करेगा, मैरिज ऑफिसर को ये बताएगा कि साहब मुझे शादी करनी है, ठीक है? अब वो देखेगा इसको, सारा जाँच पेपर वगैरह सारा पेपर वर्क करके, फिर उसके बाद क्या होगा, जो मैरिज ऑफिसर है, वो एक इस उसी नोटिस को पब्लिश करेगा। कहां पब्लिश करेगा? उस एरिया के जो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, जो अखबार हैं, उस अखबार में पब्लिश करेगा। किस लिए पब्लिश करेगा? क्या रीजन है भाई? अरे ए और बी यदि शादी कर रहा है तो पूरे पूरे मोहल्ला वाले को जानकारी देना क्या जरूरी है? तो इसका जो लॉजिक आता है, लॉजिक ये कहता है कि देखिए, यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो कैसे मिलेगा? जब तक आप जानकारी नहीं दोगे तब तक कैसे मिलेगा? तो हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करके हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि हाँ, ए और बी जो कि अलग-अलग मज़हब से है, वो अलग-अलग फ़ेथ को मानने वाले हैं और वो शादी करना चाहते हैं। यदि पूरे समाज में किसी को आपत्ति है, तो इतने दिनों के अंदर टाइम दे दिया जाएगा, आप अपनी आपत्ति को दर्ज करें। और उसके बाद यदि आपत्ति नहीं आती है, तो फिर क्या होता है? फिर आपका मैरिज सोलमनाइज़ किया जाता है। ये एक प्रोसीजरल थिंग मैंने बताया मोटा-मोटी, और भी चीज़ें प्लस माइनस है, लेकिन एक ओवरव्यू मैंने आपको देने का प्रयास किया है। तो सेक्शन 5 में कहता है कि हाँ जी, कर सकते हैं आप। सेक्शन 6 और 7 यदि आप पढ़ेंगे दोनों साथ-साथ, तो कहता है द मैरिज ऑफिसर हैज़ टू पब्लिसाइज़ द नोटिस एंड कॉल फॉर ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस इसमें आएँगे। अब ऑब्जेक्शंस की बात क्यों होती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, जैसे मान के चलो कि अभी पार्लियामेंट जो नया बनने वाला है, वो भी न्यूज़ में था। और यदि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें एक ग्राउंड ये भी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ज़रूर लोगों को ये बताया कि हम इस पार्टिकुलर लैंड पे नया पार्लियामेंट बनाने वाले हैं। और यदि किसी को ऑब्जेक्शन है, तो बहुत कम समय दिया। ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज़ कीजिए और जाकर के वहाँ अपने ग्रीवेंस कमिटी में डाल दीजिए, उसपे विचार किया जाएगा। ये एक मोडस ऑपरेंडी है, एक तरीका है लोगों से उनका बात को जानने का, लोगों का क्या मत है उसको जानने का। तो एक कंटेंशन था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ये चीज़ जो डिसेंडिंग ओपिनियन वाले जज थे, उन्होंने लिखा था कि आपने बहुत कम समय का यहाँ पे जो है टाइम दिया, जो ऑब्जेक्शन रेज़ करने का समय और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा-सा समय और देते। खैर, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस तरीके का ऑब्जेक्शन को रेज़ करने के लिए समय दिया जाता है।
तो वही चीज यहाँ पे दिया गया, ताकि यहाँ पे दो अलग अलग मजहब की बात हो रही है, इंटरफेथ की बात हो रही है, तो क्या पता किसी का नुकसान हो, किसी की कोई और ऑब्जेक्शन हो तो वो रेज हो जाए, तो मैरिज ऑफिसर उसको डील कर लेगा। उसके बाद यदि वो सही पाया गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इनका शादी करा देगा। तो ये नॉर्मल मोडस ऑपरेंडी है, एक तरीका है काम करने का, गवर्नमेंट एजेंसी में, लॉ में इसे फॉलो किया जाता है। लेकिन अब बात आ गई, एक कपल जो है चैलेंज कर दिया इस चीज को कि भाई यदि मैं अपनी बीवी से शादी कर रहा हूं तो भाई मैं दुनिया को क्यों बताऊं? वो कौन होते हैं बताने वाले? वो कौन होते हैं जानने वाले? मैं क्यों बताऊं उनको? और यदि नहीं बताऊं तो क्या मेरी मैरिज की स्टेटस क्या खत्म हो जाएगा, या मेरे मैरिज का जो वैल्यू है वो कम कम हो जाएगा? क्या मैं नहीं बताना किसी को नहीं बताना। यदि लड़की से तुम्हें पूछना पूछो, वो कह रही है हाँ जी शादी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम दुनिया को क्यों जानकारी दे रहे हो? बात इनका भी लॉजिकल है। और इनके लॉयर साहब कह रहे हैं कि ना, अब तो यह है कि हमारे पास जो राइट टू प्रिवेसी है वो तो फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है। तब तो इस तरीके का जो लॉ बना है उसको खत्म हो जाना चाहिए। इसी चीज को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको नोटिस किया, और उसके बाद इसको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, और इसीलिए ये पार्टिकुलर न्यूज अभी चर्चा में चल रहा है मार्केट में। और इस पार्टिकुलर प्रोविजन को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया, बोला कि कोई बात नहीं है, यदि आप लिख करके दे देते हैं मैरिज ऑफिसर को कि लड़का लड़की को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये चीज पब्लिक नहीं किया जाएगा, न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हो। और वही चीज पे अभी चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर पास किया गया है माननीय विवेक चौधरी, जस्टिस विवेक चौधरी, और यहाँ पे देखिए आगे जब आप कहीं पढ़ेंगे तो इसी तरीके से लिखा होगा, विवेक चौधरी कॉमा जे डॉट। तो इसको हम पढ़ते उल्टा है, यहां से पढ़ेंगे इसको कैसे, जस्टिस पहले पढ़ेंगे बाय विवेक चौधरी, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे विवेक चौधरी कॉमा जे डॉट, नहीं, इसको लिखा ऐसे जाएगा और पढ़ेंगे जस्टिस विवेक चौधरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं। और ये इन्होंने कहा कि मेड पब्लिक नोटिस ऑप्शनल फॉर द पार्टीज, बोला कि हटाएंगे नहीं, ऑप्शनल है, यदि पार्टी चाहती है कि नोटिस पब्लिश कराया जाए उनके एरिया में, लोगों को जानकारी हो तो कर दे, और यदि नहीं चाहते हैं वो, तो मैरिज ऑफिसर ये नहीं उनसे उन पे दबाव बनाएगा कि आपको पब्लिक करना पड़ेगा। मैरिज ऑफिसर का काम है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके उनकी शादी कराना, सोलमनाइज करना, दैट्स ऑल। पब्लिक करना जरूरी नहीं है, यदि वो ऐसा मना करते हैं करने के लिए, तो माननीय हाईकोर्ट का ये डिसीजन है रिसेंटली। तो यहाँ पे कहा कि मैंडेटरली पब्लिशिंग अ नोटिस ऑफ द इंटेंडेड मैरिज एंड कॉलिंग ऑब्जेक्शंस वायलेट्स द राइट टू प्रिवेसी। आखिर कुछ तो लॉ का पॉइंट होगा जिसको बेसिस बना करके आप इसको खत्म करेंगे। तो कहा कि राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है, मेरी मर्जी, मेरी शादी कहीं हो रही है, दूसरे लोग क्यों जाने, किससे हो रही है दूसरे लोग क्यों जाने, क्या पता बाद में कुछ प्रॉब्लम कर दे। तो मेरा जो राइट टू प्रिवेसी है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, आगे मैं डील करूंगा इसको। तो कहा कि जब ये प्रिवेसी है तो मैं नहीं कर रहा पब्लिक, तो उसके बाद ये चीज पूरा का पूरा डिसीजन आया। तो न्यू ऑर्डर जो है वो क्या है, तो कहता है कि इफ द कपल गिव्स इट इन राइटिंग दैट दे डू नॉट वांट टू नोटिस पब्लिसाइज, द मैरिज ऑफिसर कैन सोलमनाइज द मैरिज। बोला यदि दोनों लिख करके देते हैं कि मुझे नहीं करना पब्लिक, तो मैरिज ऑफिसर को शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अब देखिए इसमें बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस हैं। लीगल क्वेश्चन कैसे हैं कि चलो एक तरफ तो लॉ है जो कि ये कह रहा है स्पेशल मैरिज एक्ट कि आपको पब्लिक करना है, दूसरे तरफ है हमारा दूसरा लॉ जो जस्टिस पुट्टासामी का केस है, आगे मैं डील करूंगा नीचे, वो है, वो कहता है कि राइट टू प्रिवेसी इज योर फंडामेंटल राइट। दोनों लॉ कन्फ्लिक्ट हो गए। अब दोनों लॉ आपस में हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, दोनों लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये वाला सिचुएशन है। अब इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सिर्फ इतना काम होता है कि जब भी लॉ एक दूसरे से हेड ऑन कोलिजन में आ जाए तो हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको इंटरप्रिटेशन से सॉल्व करते हैं, और फिर हम इंटरप्रेट करके एक अलग केस बना देते हैं और कहते हैं कि हाँ जी इस तरीके का यदि कोलिजन हो गया ना तो ये वाला इंटरप्रिटेशन फॉलो कर लेना। तो माननीय जज साहब ने कहा है कि इंटरप्रिटेशन हैज टू बी सच। अब बोला है कि जो दो कोलिजन है, एक तरफ फंडामेंटल राइट का प्रिवेसी का, दूसरा तरफ स्पेशल मैरिज एक्ट का, तो कह रहे हैं कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो उन्होंने कहा इंटरप्रिटेशन हैज टू बी सच दैट इट अफोर्ड्स फंडामेंटल राइट, नॉट वायलेट देम। जज साहब ने कहा, बड़े संक्षेप में बड़े क्लियर शब्दों में कहा कि देखिए जज का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, लेकिन इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट अफोल्ड हो, फंडामेंटल राइट को वायलेट करके कोई इंटरप्रिटेशन मत कीजिए, अदरवाइज फिर क्या फायदा इंटरप्रिटेशन का। तो फंडामेंटल राइट को अफोल्ड करो।
अफोल्ड क्या करोगे? फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी है, तो हमें उसे अफोल्ड करेंगे, बाकी लॉ को साइड करेंगे। इंटरप्रिटेशन हम इस तरीके से करते हैं, यदि ये दो लॉ आपस में कोलिजन करता है तो हर स्थिति में फंडामेंटल राइट को हमें ऊपर रखना है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। इसके बिना फिर जो है आम जनता का लाइफ बहुत बेकार हो जाए। इसीलिए हमें इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, इसको अफोल्ड करके करना है। उसके बाद कहते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन है कि लॉ शुड नॉट इन्वेड लिबर्टी एंड प्रिवेसी। तो कह रहे हैं कि लॉ जो है, लॉ का काम है समाज को सही दिशा देना। लॉ का ये काम नहीं है कि घर के अंदर घुस के कौन बेडरूम में क्या कर रहा है वो चेक करना, नहीं है। वो उनका प्राइवेट लाइफ है, कुछ भी करें। लॉ किसी के बेडरूम तक नहीं जा सकता। लॉ का काम है समाज को एक सही रास्ता पे ले आना, ठीक है। इतना अंदर जाकर के उनके लिबर्टी को आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, उनके प्रिवेसी को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। ये लॉ का काम नहीं होना चाहिए। अब बात आता है कि इतना सारा कहानी हुआ क्यों? क्योंकि अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले एक केस आया था। ये सब केस को याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पूछा जाएगा, क्योंकि अभी व्हाट्सएप का केस चल रहा है। प्रिवेसी का बहुत बड़ा ब्रीच है, और आज का न्यूज यदि मैं आपको बताऊं तो व्हाट्सएप ने अपने नया जो प्रिवेसी का उनका डायरेक्शन था उनको वापस ले लिया, और उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद इसको हम सस्पेंड करते हैं, आगे देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो जुरिस्ट थे, बहुत सारे लोग इस पे अपना टिप्पणी करना शुरू कर दिए, और ऐसा भी महसूस हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग प्रिवेसी का लॉ हमारे कंट्री में जरूरी है। आईटी एक्ट जो हमारे पास है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो पूरा का पूरा कवर नहीं करता, इसको और स्ट्रेंथेन करने की जरूरत है। तो खैर वो तो अलग बात है। चूंकि इस साल में प्रिवेसी का बहुत सारा जजमेंट आया है, और आगे भी व्हाट्सएप का बहुत बड़ा ये चीज चल रहा है, फिर इसीलिए जरूरी है। मुझे लगता है कि इस तरीके का सवाल जो बनाने वाले होंगे लॉ के जानकार, उनके दिमाग में भी जरूर उठेगा, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, प्रिवेसी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये एपिसोड बना रहा हूं आपके लिए। तो प्रिवेसी या फंडामेंटल राइट, ये किस केस का था? जस्टिस पुट्टास्वामी रिटायर्ड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। ये इंपॉर्टेंट केस है। इसी को आधार केस भी कहते हैं। इसमें आधार का जो आधार कार्ड है उसका वैलिडिटी इसमें जो है चैलेंज किया गया, और इसमें यह भी डिसाइड किया गया कि राइट टू प्रिवेसी वाज डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट, इसी केस में डिक्लेयर किया गया। तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो डिसीजन है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का, वो आखिर कैसे प्रॉब्लमेटिक है। जो यूपी गवर्नमेंट है वो कैसे प्रॉब्लम में आ गई है इसके बाद से, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से आप इसको समझना, ठीक है। पहला जो ये बात है कि यहाँ पे एक अलग से ऑर्डिनेंस पास किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका हम नाम देते हैं उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। ये 2020 में अभी कुछ महीने पहले इसे पास किया गया, और कहा कि यदि जबरदस्ती आप किसी के रिलीजन को कन्वर्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये वाले एक्ट के अंदर आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। ये चीज है। अब इसका उपयोग और दुरुपयोग कैसे होना, ये तो एग्जीक्यूटिव और पुलिस और उनके जो एग्जीक्यूटिव विंग है उन पे डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि इसमें कन्वर्जन को रोकने की बात की जा रही है, और इसमें अक्सर जो अभी केस प्रैक्टिकली देखा जा रहा है कोर्ट में, वो हिंदू और मुस्लिम का ज्यादा रेशियो है, बाकी क्रिश्चियन का भी इसमें कुछ ना कुछ केसेस जरूर है। अब ये क्या है उसके बारे में तो कभी और हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि इस पार्टिकुलर ऑर्डिनेंस में भी एक प्रोविजन है, उसमें यह कहा गया है कि यदि आप अपने रिलीजन को चेंज करना चाहते हैं, अपने रिलीजन को यदि चेंज करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 60 दिन पहले आप डीएम को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको नोटिस देना पड़ेगा। वही नोटिस की बात मैं कर रहा हूं जो अभी यहाँ पे स्ट्राइक डाउन हुआ है एक जगह पे, ठीक है। ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट में है, यहाँ भी नोटिस की बात करता है, और कहता है 60 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। ये प्रॉब्लमेटिक है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल करके इसको भी चैलेंज तो खैर ये हो चुका है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस है वो कहता है मैंडेट्स 60 डेज नोटिस टू द डीएम एंड आल्सो रिक्वायर्स द डीएम टू कंडक्ट अ पुलिस इंक्वायरी टू फाइंड आउट द एक्सप्लिसिट रीजन फॉर द कन्वर्जन। ये अब ये पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर तुम कन्वर्ट कर क्यों रहे हो, क्या रीजन है। अब मैं आपको बताऊं कि राइट टू रिलीजन भी एक फंडामेंटल राइट, जिस तरीके से राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक उसी प्रकार से राइट टू रिलीजन जो है आर्टिकल 25 में, और रेड विथ आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी एक फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे भी हेड ऑन कोलिजन की बात आगे जरूर होगी, लॉयर जो भी होंगे ये आर्गुमेंट जरूर करेंगे। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि ये भी पार्टिकुलर एक्ट में जो ऑर्डिनेंस है उसमें कहा गया कि 60 दिन पहले नोटिस दो। नोटिस देंगे हम, क्यों डीएम के पास नोटिस दें,
ये मेरा निजी मामला है, मैं किसी धर्म में यदि कन्वर्ट कर रहा हूं तो तुम्हें क्या गया, वो मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। इस तरीके की बातें जरूर उठेगी। और ये मामला जो है अभी पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये पेंडिंग है। ये पूरा का पूरा जो रिलीजन ऑर्डिनेंस वाला जो है, कन्वर्जन वाला, ये पेंडिंग है ऑलरेडी। तो इस तरीके की बातें जरूर उठेगी। अब आगे है कि दिस रूलिंग, अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि नोटिस की जरूरत नहीं होगी पब्लिश करने की, अब ये कह रहा है कि दिस रूलिंग विल बी साइटेड अक्रॉस इंडिया। अब चूंकि आप जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि जब भी कोई डिसीजन दिया जाता है माननीय कोर्ट के द्वारा, तो उस पार्टिकुलर जुरिस्डिक्शन पे उसका असर होता है। अब पूरे यूपी के जितने भी कोर्ट्स हैं वो इस डिसीजन को मानने के लिए बाध्य हैं, और इसके साथ साथ पूरे देश में ये डिसीजन को साइड करा जाएगा जब भी कोर्ट की बात आएगी, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कोर्ट में। और उसके बाद जो है, हो सकता है कि और दूसरे स्टेट के कोर्ट भी इसको साइड करके इसको डिसीजन को इसी तरीके का इंप्लीमेंटेशन कर दे। तो दिस रूलिंग विल बी साइटेड अक्रॉस इंडिया टू प्रिवेंट पब्लिक नोटिसेस अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। और पूरे देश में अब ये चीज वो होगा, क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसीजन ऑलरेडी दे दिया है। तो इसमें अब ये देखना है कि क्या इस तरीके का नोटिस जो कि डीएम साहब को देना है, ये अनलॉफुल कन्वर्जन और रिलीजन वाले पे, क्या कहीं इस पे भी इस पार्टिकुलर डिसीजन को जो है उसका रेफरेंस देके कहीं इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। वैसे ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो प्रॉब्लम यहाँ पे, तो यूपी गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम लग रहा है कि एक तो मैं अभी बनाया हूं कन्वर्जन को रोकने के लिए, और उसमें नोटिस की व्यवस्था किया हूं, और ऊपर से माननीय कोर्ट ने इसको अलग तरीके से, इसमें कुछ नहीं बोला कोर्ट ने, दूसरे तरीके से इसको जो है घेर लिया और कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है, फंडामेंटल राइट है, ये राइट टू प्राइवेसी है। तो राइट टू प्राइवेसी यदि वहां कोर्ट मानता है तो ये भी संभव है कि यहां भी राइट टू प्राइवेसी का यहाँ पे अफोल्ड कर सकता है कोर्ट। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक न्यूज है यूपी गवर्नमेंट के लिए, लेकिन जनता के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि जनता के लिए ये बहुत बढ़िया न्यूज है कि इस तरीके का राइट टू प्राइवेसी हमें धीरे धीरे उसको स्ट्रेंथेन करना है। तो ये जो छोटा सा न्यूज था, इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था। इसमें हमने दो तीन चीज देखा, एक ऑर्डिनेंस के बारे में देख लिया, दूसरा पुट्टास्वामी का केस देख लिया, अभी रिसेंट में क्यों न्यूज है वो देख लिया, और ये जो पार्टिकुलर जो मैं आपको बताया हूं, ये आज के अखबार में एक आर्टिकल छपा है, प्राइवेट स्पेस, आप जाकर के उसको जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, उसमें और भी बहुत सारी जानकारी आपको जरूर मिलेगी। तो ये है आज का पूरा ये एपिसोड। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है, यदि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर, इसमें क्या एक और ग्राउंड चैलेंज नहीं किया जा सकता? जैसे ये जो नोटिस पहले बोलते हैं या पब्लिश करते हैं, तो क्या वो थ्रेट टू लाइफ नहीं हो सकता लोगों का? एग्जैक्टली हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है, क्योंकि उसमें एड्रेस, उसका नाम, उसका क्या, कहाँ है, किससे शादी करा है, वो सारा कुछ पब्लिक हो जाता है। उस सिचुएशन में थ्रेट टू लाइफ भी हो सकता है और राइट टू लाइफ का भी वायलेशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते अपने मर्जी से, इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्राइमा फेसाई एविडेंसेस देने पड़ेंगे कि हाँ जी, मेरे लाइफ को खतरा है। हो सकता है कहीं से आपको क्रिमिनल इंटिमिडेशन का कॉल आया हो, कुछ एफआईआर आपने कराया हो, तो कुछ इस तरीके का जरूर डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, तभी ये आगे तर्कसंगत हो पाएगा। अदरवाइज सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रूव करना पड़ेगा। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? सर, अनलॉफुल कन्वर्जन जो सर, वो आईपीसी में तो ऑलरेडी गिवन था ना? तो सर, ये जो अभी न्यू ऑर्डिनेंस आया है, तो क्या इसको सुप्रीम कोर्ट मतलब ये रद्द नहीं कर सकती? क्योंकि सर, फिजूल में इतने सारे केसेस आते हैं और कोर्ट पे इतना लोड हो जाता है, फिर फिजूल में। बात सही है आपका कि जब ऑलरेडी आईपीसी में है, हालांकि आईपीसी में पूरा एलिब्रेट करके नहीं था, लेकिन था कुछ इस तरीके के सेक्शंस थे जहां पे ऐसे लोग जो जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट कराते हैं और शादी करते हैं बाद में, तो उसके लिए प्रोविजन थे, लेकिन वो एक्सप्लिसिट उस तरीके से नहीं थे जैसा कि गवर्नमेंट चाहती थी। और ये सिर्फ लीगल ही नहीं, एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो भी है उसको अपने तरीके से यूज भी करना चाहती है। क्योंकि आप लॉ का स्टूडेंट हैं तो आपको ये भी जानकारी जरूरी है रखना, पॉलिटिकल जानकारी भी रखना बहुत जरूरी है। तो इस सिचुएशन में मैं ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग है, और मुझे आशा है कि इस तरीके का जो भी जजमेंट वो देंगे, कुछ ना कुछ हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब भी जजमेंट आएगा तो हम उसके बारे में जरूर एक आपसे चर्चा करेंगे और क्लास में हम डील करेंगे उसे। अभी थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। हाँ पूछिए श्रीकांत मिश्रा जी। हाँ पूछिए सर। ये जानना, जैसे वो पब्लिश होता है सर, जो भी नोटिस अगर दे रहा है, हाँ हाँ
तो एक तरह से वो अच्छा भी तो है सर, मतलब अगर दूसरे तरफ देखते हैं तो अगर कोई लड़का या लड़की जो मतलब अनदर रिलीजन से है, हाँ अगर एक लड़का ही है वो मतलब 2 शादी किए हुए, 3 शादी किए हुए और मतलब चौथे शादी के मतलब उस लड़की को मतलब जो भी एक समझ सकते हैं उसको उससे भी शादी करना चाह रहा है, ठीक है। तो एक तरह से अगर पब्लिश होता है सर, तो मतलब अगर जो लोकल आदमी है, जो वहाँ का मोहल्ला का आदमी है, वो जानेगा तो कम से कम इस पे आवाज तो उठाया सर, तो एक तरह से एक लड़का एक लड़की का जिंदगी भी तो बचेगा इससे सर, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सर। नहीं अगर ठीक है, मैं समझ गया। मोरली मैं आपसे सहमत करूंगा, लेकिन लीगली मैं आपसे सहमत नहीं करूंगा। इसका कारण ये है, मोरली इसलिए जो आप बोल रहे हैं, हो सकता है ऐसा केसेस हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है जरूर ऐसा केस हो, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जब दोनों 18 साल से ऊपर है, तो आप मोरल पुलिसिंग क्यों कर रहे हैं? उसको पता है उसका जिंदगी क्या है, उसको पता है सही क्या है गलत क्या है, उसके बिहाफ पे सोसाइटी कौन होता है डिसीजन लेने वाला? सोसाइटी को ये अधिकार कौन दे दिया? मोरालिटी के अकॉर्डिंग आपकी बातें सही लगती है, लेकिन लीगलिटी की यदि बात करें तो 18 साल से ऊपर हो गया ना, तभी तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादियां हो रही है उसकी। जब वो हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, वो स्वतंत्र है, उसके पास भी दिमाग है, जितना सोसाइटी के पास दिमाग है उतना उसके पास भी दिमाग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से यदि हम इसको देखें तो दोनों सक्षम है, तो दुनिया क्या बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मोरली 2 मिनट के लिए मैं आपका बात मान भी लूं, तो लीगली यहाँ पे प्रॉब्लम ये वाली चीज आ जाती है। और कोई पूछ रहे थे क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? सर थैंक यू हदिया हदिया थैंक यू सर। सर सुप्रीम कोर्ट ने हदिया केस में भी राइट टू चूज वन पार्टनर फंडामेंटल राइट कहा था। राइट, बिल्कुल। हादिया का केस है, केरला का शायद केस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक बार चेक कीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। स्टेट ऑफ केरला का ये केस था, जिसमें हादिया Yes, केस से sir. है ना, आप जाकर के चेक कीजिएगा, कुछ इसी तरीके की बात वहां भी की गई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। प्रीवियसी का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने का भरपूर चांस है, क्योंकि अभी बहुत जबरदस्त आने वाला है। इस पे जितना ज्यादा ये सोशल मीडिया बढ़ेगा ना, उतना ज्यादा आईटी एक्ट, उतना ज्यादा जो साइबर लॉ है, बहुत सारी चीजें वो आएगी, और ऑब्वियस सी बात है उस पर बातें जरूर होगी। इसीलिए आप लोग जरूर इस पे ध्यान दीजिए, और यदि आगे किसी को बढ़िया करना है, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो साइबर लॉ, आईटी सेक्टर का जो है, ये सब पे भी आप अच्छा करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, अभी से ध्यान रखिएगा। हाँ बताइए, किसी को कुछ पूछना है? सर सर ये अगर भी ये न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के बाद ना फैमिली शादी करने ही नहीं दे तो फिर? नहीं देगी तो फैमिली वाले होते कौन है मना करने के लिए? जब यदि 18 साल हो गए तो फैमिली वाला सर छोड़ कैसे दीजिए भी भाई। करके अगर मैनिपुलेट कर दिया वो लड़का या लड़की में से किसी को कि है ना नहीं करनी शादी, या फिर कोई तरीका का प्रेशर डाला उस पे कि नहीं इसीलिए करनी शादी, इसीलिए इसीलिए फिर तो कहा गया है, इसीलिए तो कहा गया है कि आप पब्लिश ही ना करें उसको। जब दोनों एग्रीड है तो क्यों पब्लिश कर रहे हो? जबरदस्ती तो नहीं कर रहा शादी। जबरदस्ती करे तो बात समझ में आती है, दोनों एग्रीड है, दोनों मेजर है, तो आप दुनिया जाए तेल लेने, खत्म करो बात, आप अपना काम करो, दूसरे को अपना काम कर दे दो। इसका भी प्राइवेट लाइफ है, इसका भी फंडामेंटल राइट है, तो वो वाली चीज है। बिल्कुल सही आपने कहा कि हो सकता है कि यदि पब्लिश होने के बाद जो सोसाइटी क्या करती है, प्रेशर बना देती है, करप्शन कर देती है, पुलिस को पैसा दे देगी, मैरिज ऑफिसर को पैसा दे देगी, कुछ भी कर लो साहब, शादी मत करवा देना। ये बहुत सारी चीजें होती है, प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें मैं बता रहा हूँ। तो इसको, ये भी एक आपने सही ऑब्जर्वेशन बिल्कुल किया है। और किसी को कुछ पूछना है? सर ये जजमेंट अभी यूपी की जुरिस्डिक्शन में है ना, अदर स्टेट्स में नोटिस देना होगा फिर? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि यदि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया है तो क्या पूरे भारत में ये लागू होगा क्या? देखिए, इसमें ये जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है। पहला आंसर तो मैं दूंगा कि नहीं, फिलहाल के लिए ये यूपी के जुरिस्डिक्शन में ही लागू होगा, मतलब जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं यूपी के, उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे स्टेट में भी इस जजमेंट को साइट किया जा सकता है, और यदि साइट ऐसा होता है, कोई वकील यदि साइट करता है जज साहब के सामने, तो ऐसी बात नहीं है कि जज साहब उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसका भी वैल्यू होता है। हो सकता है कि उस पार्टिकुलर जजमेंट को पढ़ के जज साहब, वहां के उस स्टेट के जज साहब जो होंगे, वो भी इसको मान ले और वो भी इसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर लें, और यदि ऐसा करते हैं तो उस स्टेट में भी हो जाएगा। हम इसी तरीके से यूएस का डिसीजन को कोट करते हैं, यूके का डिसीजन को कोट करते हैं, कनाडा के डिसीजन को कोट करते हैं, है ना, ब्रिटेन के तो इस तरीके का जो है हम कोट जरूर करते हैं, और हमारे जो जज साहब हैं, हमारे जो कोर्ट है, उस पर जरूर विचार करती है, और यदि लॉजिकल उनको लगता है तो उसे इनकॉर्पोरेट करती है। मैंने आपको एग्जांपल, काफी एग्जांपल मैं आगे भी दूंगा। यदि हम बात करेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से आया? ये यूएस का कॉन्सेप्ट था, लेकिन हमने इसे फॉलो किया। मैंने कहा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा थ्रू आउट द कोर्स। तो ऐसी बात नहीं है, हम इसका परसुएसिव वैल्यू होता है, जैसा हम मानते हैं।
कोई जरूरी नहीं है, उन पे कंपेल नहीं किया जा सकता मानने के लिए, लेकिन इसका वैल्यू होता है, परसुएसिव वैल्यू होता है, वो कोट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज। सर अभी ये प्रेसिडेंट नहीं बना है ना, प्रेसिडेंट बोलते हैं। ये जब आप डिसीजन आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है, ये बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंट हो जाता है, और लोअर कोर्ट जितने भी होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो उस जुरिडिक्शन में तो करना पड़ेगा। बाकी के जो चेंजेस आएंगे यदि मुझे पता चलेंगे तो मैं आपको आगे शेयर करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ये मेरे क्वेश्चन और है। हाँ पूछिए। सर, ये जजमेंट और ऑर्डर आ रहे हैं कोर्ट के, वो समझ में तो आ रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है वो किस आर्टिकल में निहित है, फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में निहित है, कुछ इस तरीके का। या फिर ऐसा कहा जाएगा कि राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट कहा गया, इस किस पार्टिकुलर जजमेंट में कहा गया, किस ईयर में ये आया, क्या इसको आधार केस से भी जानते हैं, और इस केस में क्या हुआ था, इस तरीके का। मैं तो बैकग्राउंड आपको बता दिया। क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में भी यही सब क्वेश्चन उठेंगे। वो कहीं एलियन नहीं है, वो मार्स से नहीं आए, वो यही धरती पे ही रहते हैं। उनके दिमाग में भी कुछ इसी तरीके की बातें उठेगी जो एक लॉ के जानकार के दिमाग में उठ सकता है। मोर और लेस थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है बातें। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी व्हाट्सएप का केस आया, इससे रिलेट करके पूछ देंगे। आगे हो सकता है माननीय कोर्ट का जजमेंट आएगा, तो हम अपडेट करते रहेंगे। आप इस पे आप जुड़े रहे, मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? सर एक एक करके हाँ पूछे। सर अगर सुप्रीम कोर्ट पास करती लॉ तो पूरा हाई कोर्ट को मानना पड़ता। एग्जैक्टली अजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट यदि पास करेगी तो किसे मानना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट पास करेगी तो पूरे इंडिया में कोई भी कोर्ट हो, कोई भी ट्रिब्यूनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, सारे लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है। हाई कोर्ट पास करेगी तो किसी पार्टिकुलर जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट है उसके जुरिसडिक्शन में वो सर्वमान्य होगा, लेकिन बाकी जगह पे उसका परसुएसिव वैल्यू होगा। हो सकता है जज साहब माने या जज साहब नहीं भी माने, लेकिन उस स्टेट में तो मानना पड़ेगा। सर अगर दोनों कपल अलग अलग स्टेट के हैं तो, जैसे टीना डॉबी और अथर्व आमिर? कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो एक अलग ही क्वेश्चन है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग स्टेट के हैं तो इसका जुरिसडिक्शन का अलग तरीका होता है। आप जब सीपीसी पढ़ेंगे आगे चल करके, कहाँ पे शादी हुआ, कहाँ पे आप गए, कहाँ पे आपने रजिस्टर करा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो एक ओवरऑल एक अलग टॉपिक है जुरिसडिक्शन को डिसाइड करना, तो वो आप आगे चल करके पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। लेकिन यदि किसी तरीके से यूपी का जुरिसडिक्शन बनता है तो उस सिचुएशन में यूपी का लॉ जरूर लागू हो। ठीक है सर कुछ जैसे ये ग्राउंड हादिया का केस ले लेते हैं हम लोग, या यूपी में भी अभी कुछ दिन पहले शायद गोरखपुर में एक लड़का और लड़की को, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो मैनिपुलेट करती हैं, धमकियां देती हैं। तो अगर इन चीजों को भी ग्राउंड बना करके, और इलाहाबाद का जो डिसीजन है वो, मतलब जो ऑर्डर आया वो भी ग्राउंड बना के सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, तो इसके लिए बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद स्टेट ऑफ यूपी जरूर इसको चैलेंज करेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। देखिए, जज बनने की ये कुछ बहुत खास बात ये होती है। देखिए कितना पावर होता है। पूरा गवर्नमेंट एक तरफ है, पूरा गवर्नमेंट मिल करके ऑर्डिनेंस लाया, पूरा गवर्नमेंट मिल करके लॉ बनाता है, और एक सिंगल जज उस लॉ को खारिज कर सकते, उस लॉ को खत्म कर सकते। आप पावर का अनुमान कीजिए, पूरा का पूरा स्टेट मिलकर के एक लॉ बना रहा है और एक सिंगल जज उसको कह रहे नहीं जी ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ये आप समझिए कितना पावर का वो चीज है, और उसको मानना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन नहीं है, मानना पड़ेगा। और यदि नहीं मानना है तो सिंपल सा बात है, आप चैलेंज कीजिए, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करती है तब तक तो मानना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं आपके पास। तो ये वाली चीज है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी इसको अपील किया जा सकता है। मुझे लगता है कि यूपी गवर्नमेंट जरूर इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करेगी। देखते हैं, जो भी होगा आपको डिसीजन आपको बताया जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा। आप यहीं पे आप जुड़े रहिए, चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, इसको खत्म करें और फिर अपना रेगुलर क्लास शुरू करें। कि अर्नब गोस्वामी वाला किया ना इसकी व्हाट्सएप की। अब देखिए, बिल्कुल ये भी प्रिवेसी का खेल है, ये भी प्रिवेसी का एक टॉपिक आपने बता दिया। मैंने बताया ना कि इस साल बहुत प्रिवेसी का टॉपिक आया है। अभी व्हाट्सएप का पूरा चैट ही लीक कर दिया इनका। अब क्वेश्चन इज वेदर द चैट, व्हाट्सएप चैट इज एडमिसिबल विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और नॉट। ये एविडेंस लॉ का सवाल है।
और इसमें बहुत सारे तर्क वितर्क हो सकते हैं। नॉर्मली अब कोर्ट इसको भी मानते हैं, बट इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन उठ सकता है। तो अब इस लेक्चर को मैं खत्म कर रहा हूं। अभी हम दोबारा अपना जो रेगुलर कोर्स है उसके लिए हम फिर से जुड़ेंगे। आप जुड़िए और फिर मैं देखता हूं, ठीक है।